हाय गाइस एंड हाय एवरीवन, मेरा नाम है हसीना और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वाइंडिंग अप चैप्टर की कुछ एमसीक्यू। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि ऑल द 4 डायरेक्टर ऑफ ए रिंकू टॉय लिमिटेड आर नॉट ऑन द सेम प्लेस इन रनिंग द बिजनेस ऑपरेशन of the company. Rather, they are more concerned in enhancing their own business interest. Due to this unhealthy phenomenon, the company has defaulted in filing with the jurisdictional ROC its financial or annual return. For how many consecutive years if the company default in filing its financial statement or an annual return, that the tribunal may order it winding up on a petition filed by the ROC. ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है कि एक कंपनी है रिंकू टॉय लिमिटेड, उसमें 4 डायरेक्टर हैं, किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है उस कंपनी में। इससे क्या हुआ कि कंपनी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया कि उसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कितने सालों से अगर वो लगातार फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करेगा, जो ट्रिब्यूनल है जो कि हमारा NCLT है, वो ROC को फाइल पेटिशन फाइल करके उसका वाइंडिंग अप दे सकती है। तो बच्चों इसका आंसर हमारा होगा बी। इफ द कंपनी डिफॉल्ट इट फाइलिंग इट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फॉर द इमीडिएट प्रीसीडिंग 5 consecutive financial year, the tribunal may order it winding up on a petition filed by the ROC. अगर आप लगातार 5 सालों से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो आपका जो कंपनी है वो वाइंडिंग अप में जा सकता है, NCLT ऑर्डर पास कर सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ ए सबमिशन ऑफ ए रिपोर्ट बाय द कंपनी लिक्विडेटर विद रेस्पेक्ट टू द प्रोग्रेस ऑफ ए वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी टू द ट्रिब्यूनल। जो कंपनी लिक्विडेटर है उसको टाइम टू टाइम उसने कितना वाइंडिंग अप किया है उसका जो प्रोग्रेस है ना, एक रिपोर्ट बना के ट्रिब्यूनल को देनी पड़ती है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन से पीरियड में, कितने पीरियड में जो है उसको देना पड़ता है। हमारा आंसर होगा सी, दैट इज द क्वार्टरली। उसके बाद कह रहा है कि पेटिशन ऑफ ए वाइंडिंग अप वाज फाइल्ड अगेंस्ट एलमन टेक्नोलॉजी लिमिटेड अंडर सेक्शन 272 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। The tribunal appointed a company liquidator and was an winding up order on 20 of January 23. As per the requirement of the Companies Act 2013, state that the correct statement with the respect to submission of the liquidator report to the tribunal. ये कह रहा है कि जो आपका कंपनी लिक्विडेटर है ना, उसको एक रिपोर्ट बना के देनी होती है ट्रिब्यूनल को। कितने दिन के अंदर? हमारा आंसर है 60 डेज के अंदर। The liquidator shall submit a report to the tribunal within 60 days from the winding up order. जब कोई कंपनी वाइंडिंग अप ऑर्डर निकालती है, मतलब उस पर क्या निकलता है, आपको वाइंडिंग अप का ऑर्डर, वहाँ से 60 डेज़ के अंदर कंपनी का जो कंपनी लिक्विडेटर होगा उसको रिपोर्ट बना के NCLT को देना पड़ता है 60 डेज़ के अंदर। ओके बच्चों, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी से ऑपरेट इन द फेवर ऑफ। वाइंडिंग अप का जो ऑर्डर होता है कंपनी का, वो किसके फेवर में होता है? वो कंपनी के कंट्रीब्यूटर और क्रेडिटर के फेवर में होता है। उसके बाद कह रहे हैं कि मिस्टर राघव वॉज अपॉइंटेड एज अ प्रोविजनल लिक्विडेटर फॉर द एक्स लिमिटेड अगेंस्ट विच एन एप्लीकेशन फॉर द वाइंडिंग अप वॉज फिल्ड बिफोर द ट्रिब्यूनल। It is noteworthy that Mr. Raghav was having a shareholding in the same company. ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक मिस्टर राघव है, एक्स लिमिटेड के प्रोविजनल लिक्विडेटर के हिसाब से उसको अपॉइंट किया जा रहा है, लेकिन मिस्टर राघव जो है वो कुछ शेयर्स जो हैं वो होल्ड करते हैं उसी कंपनी में, सेम कंपनी में। तो आप जो है प्रोविजंस देख के बताओ कि जो मिस्टर राघव है वो एज एन प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट हो सकता है। आंसर इज यस। मिस्टर राघव को क्या करना पड़ेगा? अपॉइंट होते ही, एज एन लिक्विडेटर अपॉइंट होते ही 7 दिन के अंदर उसका जो इंटरेस्ट है वो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कंपनी के सामने। याद रखना बच्चों, 7 दिन के अंदर, विद इन 7 डेज। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी। मिस्टर राघव कैन बी अपॉइंटेड इन एक्स लिमिटेड बाय द डिस्क्लोजिंग हिज शेयर होल्डिंग बाय फाइलिंग ऑफ ए डिक्लेरेशन विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट बाय द ट्रिब्यूनल। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि इनमें से देख के बताओ कि कौन सा पॉइंट जो है वो आपका इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट आपका पॉइंट नंबर ए होगा।
independent working, having no conflict of interest, right? क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, द पीरियडिकल रिपोर्ट मेड बाय द कंपनी लिक्विडेटर टू द ट्रिब्यूनल. कंपनी लिक्विडेटर जो रिपोर्ट बनाता है, जो उसको ट्रिब्यूनल को देना होता है, विद रिस्पेक्ट टू द प्रोग्रेस ऑफ द वाइंडिंग अप से रिलेटेड, टू बी सबमिटेड एट द एंड ऑफ ए, जो कि उसको सबमिट करना पड़ता है एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर. मैंने क्या बोला? क्वार्टर. मे बी रिव्यू बाय द, कौन रिव्यू करेगा? NCLT करेगा, ट्रिब्यूनल NCLT करेगा. ऑन द एप्लीकेशन बाय, कौन लगाएगा? कंपनी लिक्विडेटर लगाएगा, राइट. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी. रिपोर्ट जो है वो क्वार्टर के एंड में सबमिट होगा, चेक करेगा, रिव्यू करेगा ट्रिब्यूनल, और कौन सबमिट करता है? कंपनी लिक्विडेटर. ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि वेयर ए वाइंडिंग अप ऑर्डर हैज़ बीन मेड, ऑल द प्रॉपर्टी एंड इफेक्ट ऑफ द कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी इन द कस्टडी ऑफ ए डैश फ्रॉम द डेट ऑफ ए ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि जब किसी भी कंपनी का वाइंडिंग अप का ऑर्डर निकलता है ना, उसी दिन उस कंपनी के जितने भी एसेट, जितने भी प्रॉपर्टीज़ है ना, वो किसकी कस्टडी में आ जाता है? वो कस्टडी में आ जाता है ट्रिब्यूनल की. याद रखना बच्चों, आंसर आप कंपनी लिक्विडेटर मत डाल देना. आपका आंसर होगा बी, ट्रिब्यूनल. ट्रिब्यूनल के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज़ और एसेट आ जाती है. सेल बी डीम टू बी इन द कस्टडी ऑफ ए ट्रिब्यूनल. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि सौरभ, आफ्टर वाइंडिंग अप द अफेयर्स ऑफ द सोबिटा प्लास्टिक लिमिटेड एंड द कैपेसिटी एज ए कंपनी लिक्विडेटर. सौरभ है जो कि क्या है? एज एन कंपनी लिक्विडेटर वो वाइंडिंग अप कर रहा है सोबिटा प्लास्टिक लिमिटेड का. मेक एन एप्लीकेशन टू द NCLT. उसने NCLT को एप्लीकेशन लगाया फॉर इट डिसोल्यूशन के लिए. टेक नोट ऑफ द डिसोल्यूशन एप्लीकेशन. NCLT प्रोसीड टू मेक एन ऑर्डर दैट सोबिटा प्लास्टिक लिमिटेड be dissolved from the date of the order. From the given option, choose the one that shall be applicable in the given situation. इसका आंसर होगा हमारा बी. Waiting period of 30 days from the date of the order. बच्चों मैं आपको ये बताती हूँ, जब हमारा NCLT का ऑर्डर आता है ना, उस ऑर्डर की एक कॉपी 30 डेज़ के अंदर ROC को क्या करनी पड़ती है? फाइल करनी पड़ती है, उसको भेजनी पड़ती है. किसको? ROC को. दोबारा सुनो, जब ऑर्डर की कॉपी आती है, NCLT जब ऑर्डर की मतलब ऑर्डर लगाता है ना, उसकी एक कॉपी कंपनी को ROC को भेजनी होती है 30 डेज़ के अंदर. ओके बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच.